जैसे जितने उन्होंने शीशा उतारा, उसने उसी टाइम पिस्टल निकाल के ठक ठक मार दी। 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कैसे आया? देखिए मैं बताता हूँ, उसमें वो सुरंग की भी फोटो हमारे पास है, जो सुरंग बनी हुई थी, जिस सुरंग से वो आरडीएक्स लेके आए हैं। क्योंकि श्रीनगर की जो जेल है वो भी एक आतंकवादियों के लिए अड्डा बना हुआ था। IC 814 जो कांधार कांड हुआ था, उसमें जो जहूर मिस्त्री, क्या उसका भी रोल था इस कांड? 22 जनवरी के आसपास भी वो आदमी उनका बैठा था, वेट कर रहा था भाई कॉन्वॉय आएगा, पर कॉन्वॉय नहीं आया। आप NIA में जब थे तो 370 की तैयारी तब हो रही थी, और हम चले आते हैं स्वामी असीमानंद केस के बारे में। उस आदमी ने अपनी आइडियोलॉजी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आइडियोलॉजी क्या थी? समझौता, ब्लास्ट करना? नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मतलब वो एक तरह से अपने एरिया में तो बहुत रिस्पेक्टेड थे। नहीं तो अगर आपके रहते नहीं, पर मेरे रहते एक्चुअली उनका जो अगर आप पढ़ें तो उससे ज्यादा भारत के खिलाफ कोई जहर उगल नहीं सकता। क्या थी ये महिला? क्या प्रोपगेंडा चलाती? कोई विंग थी? क्या था? पाक ISI ने क्या किया, हुर्रियत लीडरशिप को कहा कि हम आपको साल में 50 सीट आपकी रिकमेंडेशन पे हम एडमिशन कर देंगे। गुजरात दंगों में 1300 से 1400 के आसपास लोग मरे हैं, 1300 समथिंग लोग मरे थे। उसमें 400 के आसपास लोग पुलिस फायरिंग से मरे हैं। जो सरकार थी उस वक्त चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उनको भी इस मामले में काफी घेरा गया। अच्छा, पाक ISI ने ये टारगेट कर लिया कि भाई हरेन पांड्या इज द सॉफ्टेस्ट टारगेट। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं NIA के पूर्व चीफ, NIA के DG YC मोदी जी, 1984 बैच के IPS अधिकारी हैं, CBI में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और RNW में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पुलवामा जो कांड हुआ था, इनके नेतृत्व में उसकी जांच हुई थी। उसके अलावा जब धारा 370 को हटाने की नींव रखी जा रही थी, तब भी ये NIA में तैनात थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सौभाग्य भी है कि आप हमारे इस शो में आए हैं। थैंक यू। पहला जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि NIA में रहते हुए पुलवामा कांड हुआ था और उसको लेकर तरह तरह के सवाल वो विपक्षी पार्टियां और लोग उठाते रहते हैं। पुलवामा अटैक क्या था और कैसे NIA ने इसकी जांच की थी? देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं कि उस समय में कश्मीर में लैंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो उसके मद्देनज़र जो फोर्सेस की मूवमेंट की जाती थी, उसका एक सिस्टम था कि फोर्सेस को कॉन्वॉय में भेजा जाता था। हम जानते हैं कि CRP, BSF, ITBP, इन फोर्सेस में सारे देश से लोग काम करते हैं और उनको साल में 2 महीने की छुट्टी भी मिलती है। तो रेगुलरली समझिए हर जवान साल में कम से कम 2 बार तो अपने घर जाता है, और वो लंबी छुट्टी काट कर भी आता है और बीच में कोई इमरजेंसी हो तब भी जाता है। तो उनकी सिक्योरिटी का एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो इंडिविजुअल बसेस में बस बैठकर नहीं आ सकते। तो एक सिस्टम ये है कि जम्मू से कॉन्वॉय में इकट्ठे लोगों को लाया जाता है, ताकि उनको लाने से पहले उस सारी रोड को, उसको रोड ओपनिंग कहते हैं, कि फोर्सेस चेक करती हैं सारे रास्ते को और दूसरे व्हीकल्स को जनरली उसके अंदर एंटर करने नहीं देते, ताकि वो लोग सेफली जम्मू से श्रीनगर लाए जा सकें और उसी ढंग से श्रीनगर से वो जम्मू जा सकें। तो ये फरवरी के महीने की घटना है। 14 फरवरी को पुलवामा की घटना हुई तो शायद वो 73 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय जम्मू से श्रीनगर आ रहा था। उसमें ज़्यादातर बसेस ही थी और रोड ओपनिंग पहले कर दी गई थी कि ये सारे रास्ते को पहले चेक कर लिया गया था। लेकिन रोड ओपनिंग में एक समस्या है, स्पेशली हमारे देश में डेमोक्रेसी है और जम्मू से श्रीनगर के लिए जो मेन हाईवे है उसके दोनों तरफ गांव हैं। तो प्रयास ये रहता है कि जब फोर्सेस मूव कर रही हों
तो लोकल गाड़ियाँ कोई उनमें एंटर ना कर पाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये रहता है कि इतनी सख्ती नहीं करी जाती कि वो उन गाड़ियों के बीच में बिल्कुल ही ना घुस पाएँ। तो स्पेशली टेक्निकली तो कोई अगर उनको वायलेट करता है तो इवन फायरिंग हो सकती है, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर फायर भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं। तो ये घटना जब पुलवामा में हुई तो पुलवामा में एक बस जिसमें 39 तो सीआरपी के जवान थे और एक उसका ड्राइवर था, वो उस बस को एक गाड़ी ने हिट किया जो एक सुसाइड बॉम्बर द्वारा चलाई जा रही थी, और जैसे ही उस गाड़ी को हिट किया तो वो उस बस के और उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं परखच्चे उड़ गए। और वो इतनी ज़बरदस्त विस्फोट था कि उसके अंश जो थे उन गाड़ियों के 500 मीटर तक, 500 से 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर तक भी उनके अवशेष पाए गए। इतनी दूर तक जो है वो गाड़ियों के अवशेष गए। हुआ ये कि वहाँ से साइड से एक इतना पता लगा कि साइड से गाड़ी ने एंटर किया है और जो उस बस को हिट किया और वो बस समाप्त हो गई। तो ये घटना 14 फरवरी को हुई और इस घटना के बाद नेचुरली सारे देश में इसका एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग आई थी, रिएक्शन आई थी। और एनआईए, क्योंकि देश की प्रीमियर एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो हमारी टीम तुरंत वहाँ स्पॉट पर पहुँच गई थी। हमारा नॉर्मली सिस्टम क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत लोकल पुलिस करती है, वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरा करती हैं, जो भी रेस्क्यू करना होता है वो रेस्क्यू करती हैं, और जिन केसेस को फिर हम लोग टेकअप करते हैं उस केस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए, तो फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन उनसे ले लेते हैं। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी हैं, जो लीगल ऑर्डर वगैरह निकलना होता है, वो निकालने के बाद फिर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं जी। तो मेरी टीम तो, लेकिन हम लोग जैसी इस तरह की बड़ी घटना हुई तो हम लोगों की टीम चली गई थी। शुरू में जो है वो डेड बॉडीज़ यहाँ दिल्ली लाई गई या पालम एयरपोर्ट पर उनको सलामी दी गई और सारी स्टेट्स में भेजी गई। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, ने भी सलामी में उस समय शामिल हुए थे। मैं भी उस समय दिल्ली में था तो मैं भी वहाँ, हम लोग भी गए थे। तो उसके बाद जो है मैं मिनट टू मिनट मेरी टीम से रिस्पॉन्स ले रहा था। मैं इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या पता लगा है, किसने किया है, क्या किया है। तो एक दिन छोड़ के, मतलब उसके 2 दिन बाद कह लीजिए जी, मैं भी फिर स्पॉट पे गया। अच्छा, आप खुद भी गए थे? मैं जाना ही था, इतनी बड़ी घटना थी। तो उस समय फरवरी के महीने में कुछ जगह बर्फ़ भी पड़ी होती है। इनफैक्ट जहाँ ये पुलवामा की घटना हुई उसके थोड़ी सी दूर पे बर्फ़ भी थी, और श्रीनगर एयरपोर्ट भी उस तरह से फंक्शनल नहीं था कि, क्योंकि वहाँ भी बर्फ़ पड़ी हुई थी। मुझे ध्यान है जब मैं वहाँ उतरा तो वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो जब हम लोग वहाँ स्पॉट पे गए तो वहाँ हमने पहली बात ये जानने की कोशिश की कि ये गाड़ी कौन थी, क्या गाड़ी थी जिसने हिट किया, क्योंकि तब तक ये भी क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्या गाड़ी थी जी। तो नेचुरली लोकल मैकेनिकों को हम लोगों ने बुलाया था, उनसे हम लोगों ने जानकारी लेने की कोशिश की थी कि भाई क्या गाड़ी है जी। तो लोकल जो भी अवशेष थे वहाँ, तो लोकल मैकेनिकों को ये कहना था कि सर ये एक मारुति की गाड़ी थी, पर मारुति का कौन सा मॉडल था, क्या था, ये कोई भी बताने में, कोई कह रहा था कि ये मारुति 800 हो सकती है, कोई कह रहा था कि मारुति की वैन होगी, कोई कह, सारी तरह की कयास लगाए जा रहे थे। तो हमने फैसला किया कि क्यों ना हम मारुति की टीम गुड़गांव से वहाँ लेके जाएं, जो ये बता पाए कि ये गाड़ी क्या थी। अच्छा। तो मारुति के हम इंजीनियर्स को लेके हमारी टीम वहाँ स्पॉट पे गई, पुलवामा गई, और उन्होंने, इंजीनियर्स ने देख के बताया, जो भी पार्ट्स वहाँ अवेलेबल थे, कि ये एक मारुति इको गाड़ी थी वो। ओके। और मारुति इको गाड़ी का इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी
कि वहाँ कोई भी ऐसा पार्ट नहीं मिला जिससे हमको बता सके कि ये कौन, जैसे चेसिस वगैरह मिल जाए तो चेसिस का नंबर मिल जाए तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी गाड़ी थी। लेकिन वहाँ एक नंबर वाली चीज़ मिली वहाँ, वो था एक शॉक एब्जॉर्बर। अच्छा, शॉकर जो लगता है गाड़ी में, हाँ हाँ जी। उस पे नंबर था, लेकिन वो नंबर होता है लॉट का। उससे आप ये तो बता सकते हैं कि कौन से लॉट की गाड़ी है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते पर्टिकुलर गाड़ी कौन सी थी। तो उसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ, पर ये बड़ी डिजिटल रिकॉर्ड रखने वाली कंपनियां हैं, बड़े हाईटेक रिकॉर्ड का सिस्टम है इनका। तो उन्होंने ये बताया कि जो शोकर हमारा तैयार होता है वो तीसरे दिन गाड़ी में लग जाता है। तो इसका मतलब है जो 3 दिन बाद जो गाड़ियाँ यहाँ से डिस्पैच हुई उनमें से कोई गाड़ी होगी। तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड देख के लॉट बता दिया हमारे को कि भाई इस लॉट की, तो टेंटेटिव उन्होंने मतलब डेट बता दी कि इन डेट्स की गाड़ियों में होगी ये। तो हमने कहा कि भी फिर उसको अपनी सर्च को थोड़ा छोटा करें कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कौन सी गाड़ी, कितनी गाड़ियाँ गई हैं उनमें से। तो फिर जम्मू कश्मीर में भी ज़्यादा थी, तो हुआ कि जो कश्मीर में गई हैं गाड़ियाँ उन पे हमने अपना ध्यान केंद्रित किया जी। तो 50 गाड़ियाँ जो हैं कश्मीर में गई थी उसमें। और आप देखिए जम्मू कश्मीर की पुलिस की भी मेहनत और हमारे NIA की कोऑर्डिनेशन, हमने एक एक गाड़ी को, जो 50 गाड़ियाँ गई थी बिकी हैं, एक एक गाड़ी को ट्रैक किया। अच्छा, जो गाड़ी 8 साल पहले बिकी हैं उन गाड़ियों को हमने 50 की 50 गाड़ियों को हमने ट्रैक किया। और इंटरेस्टिंग क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं कि आजकल हर लोग रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं कराते। मैंने आपसे गाड़ी खरीदी, आपने दस्तखत करके कागज दे दिया मुझे, गाड़ी आपके नाम से स्टैंड कर दी है, मैं चला रहा हूँ। तो इस तरह से भी हम एक के बाद एक, तो जो ये पर्टिकुलर गाड़ी जो यूज़ हुई थी, ये इसका 8वां बायर जो था, हम 8वें बायर तक पहुंच गए। इसका जो 8वां बायर था वो जिस आदमी ने गाड़ी को, जो सुसाइड बॉम्बर था जिसने गाड़ी को हिट किया, उसका एक कज़न था। उसने, इसके कज़न ने गाड़ी खरीदी थी। अच्छा, तब तक जो सुसाइड बॉम्बर के परिवार के लोगों ने उसका जो भी लास्ट सेरेमनीज कर दी थी। मतलब उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई थी कि वो उन्होंने पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी। सुसाइड बॉम्बर ने उनके साथियों ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी, जिस वीडियो को जैसे ही ये कांड हुआ साथ की साथ रिलीज कर दिया सोशल मीडिया पे। तो ये तो पता लग गया था कि भाई ये सुसाइड बॉम्बर कौन था। लेकिन हम जो है ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज करना चाह रहे थे कि भाई गाड़ी कैसे पहुंची, आपको तो एस्टैब्लिश करना है कोर्ट में ना। लेकिन केस की इन्वेस्टिगेशन में उससे कोई ज़्यादा मदद मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर तो मर चुका है। आदिल डार नाम था उसका, वो मर चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग हर चीज़ को जानना चाह रहे थे। लेकिन ये एक्सरसाइज, मतलब आम आदमी जो है वो उतना सोचता नहीं है कि CBI या पुलिस या NIA कितनी मेहनत करती है। उस काम को हम लोगों ने विदिन वीक पूरा कर लिया कि गाड़ी कैसे हुई, कैसे आई, किस किस से बिकी, और हम लोग पहुंच गए। मतलब वो चेन बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गई कि जो गाड़ी यूज़ हुई, मारुति इको गाड़ी यूज़ हुई, वो इस तरह से घूम के उसके पास पहुंची। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि वहाँ सिस्टम क्या है, उन लोगों ने बनाया हुआ है टेररिस्ट ने, कि जिसका नाम एक्सपोज होने लगता है ना, फिर वो डिक्लेयर कर देता है। अच्छा, अब तक तो वो ओपनली रह रहा है था कज़न, पर जब उसको लगा कि ये तो पुलिस तो पहुंच गई मेरे पास, तो अब उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो टेररिस्ट बन गया हूँ और मैं तो मुख्य धारा से निकल के टेररिस्ट का साथी हो गया हूँ। मतलब सारी चीज़ कंप्लीट होगी। लेकिन इससे हमारी इन्वेस्टिगेशन जो बेसिक चीज़ थी कि सुसाइड बॉम्बर तो पता लग गया, लेकिन उसके साथी कौन कौन थे और किस किस ने उसको क्या मदद की, वो तो हमारे पास हम लोग नहीं जान पाए थे। तो एक तरह से प्रैक्टिकली 14 फरवरी की ये घटना है और लोकल पुलिस ने एक आध आदमी को अरेस्ट कर रखा था, पर वो एक्चुअल में इस केस में शामिल नहीं था। उन्होंने सस्पिशन पे किसी को उठाया था। तो हम लोगों ने जो है फाइनली एक तरह से हम लोग ये देख रहे थे कि भी तो डेड एंड आ रहा है इन्वेस्टिगेशन में।
महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो गए, लेकिन हम लोग कोई भी इफेक्टिव लीड हमारे को नहीं मिल रहा। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कोई इंसिडेंट होता था, मेरी टीम, NIA की टीम, चाहे उसका इन्वेस्टिगेशन हमारे पास नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है, हम उस केस में जो भी एविडेंस वहाँ कलेक्ट होता था उसको हम स्टडी करते थे। तो मतलब बिना किसी रिजल्ट के भी मेरे 15 से 20 आदमी जम्मू कश्मीर में घूम रहे थे और वो लगे हुए थे इस काम के लिए कि किस तरह हम लोग पहुँचे। तो सबसे ज़्यादा हमें लीड मिलने का चांस रहता है जो भी कोई टेररिस्ट या तो मारा जाए एनकाउंटर में या पकड़ा जाए। मारा जाता है तो उसके पास जो फ़ोन मिला है, जो उसके पास कागज मिले हैं, उससे कुछ लीड मिलता है, या जो पकड़ा जाता है तो उससे हम लोग पूछताछ करते हैं तो हमें पता लगता है। तो ये हमारा प्रयास चल रहा था। जनवरी के महीने में हमें सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एनकाउंटर तो पहले हो चुका था, कि एक बहुत नामी टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर पुलिस ने मारा है, एनकाउंटर में मारा गया है, पाकिस्तानी था वो, और उसका कुछ टूटा हुआ सा मतलब डैमेज फ़ोन मिला है, और उस फ़ोन से जम्मू कश्मीर से हम पुलिस से मेरी टीम टच में थी कि आप हमारे को ये सौंप दीजिए। आप, वो बोले हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, वो लोग स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने जब स्टडी किया, उनका काम करने का हर का अपना तरीका अलग है, उनका फोकस अलग है, हमारा फोकस अलग है। तो जब फिर वो फ़ोन हमारे पास आया, उस फ़ोन को लेने की, इनफैक्ट मैं खुद मैं तो रेगुलरली रिव्यू करता ही था भी क्या प्रोग्रेस हो रही है। मैं जम्मू गया, जम्मू जाके मेरी DG से मीटिंग हुई, तो DG को मैंने कहा कि आप वो फ़ोन हमें दीजिए, उस फ़ोन पे हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत इफेक्टिव टूल्स हैं। देखिए, ये एक फ़ोन, इस फ़ोन से कुछ चीज़ तो ओपन है, लेकिन उसके अंदर क्या है वो तो मैं समझता हूँ मैंने डिलीट कर दिया, और वो डिलीट कर दिया उसके बाद भी उसके अंदर होता है। अच्छा, आम भाषा में हम कहते हैं भाई फॉर्मेटिंग कर दो, अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो फॉर्मेटिंग के बाद भी कुछ निकलता है। अच्छा, हाँ। तो जो इक्विपमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास तो बहुत हाईटेक इक्विपमेंट है जिनसे हम स्टडी करते हैं। और फिर जब हमने उस फ़ोन को स्टडी किया तो उसमें तो गोल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ तक केस की बात है, उसका सारा का सारा हमारा लिंक जो था पुलवामा का, वो फ़ोन उस आदमी का था जो पुलवामा का मास्टरमाइंड था, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एनकाउंटर में ऑलरेडी मारा जा चुका था। ओके। तब फिर हमने उसके फ़ोन से जो डाटा मिला उसको हमने स्टडी करना शुरू किया। और क्या था फ़ोन में, क्या क्या मिला? सब कुछ मैं बता, वो 10,000 पेज का डाटा था वो। आप अगर उसको प्रिंट आउट निकाला भी हम लोगों ने, 10,000 पेज, इतना डाटा था उसमें। क्या था, मतलब पुलवामा से रिलेटेड क्या सारा था। आपको मैं बताता हूँ कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है उस फ़ोन में, वो क्यों था ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो लोग पाक ISI के कहने पे, या कह लीजिए पाक गवर्नमेंट के कहने पे वो लोग आए थे। तो वो जो इंटेलिजेंस में भी जो पेमेंट मिलती है ना काम करने की, उसको भी तो खर्चा करना होता है। वो पेमेंट मिलती है, वो माइलस्टोन के बेसिस पे पेमेंट मिलती है। जैसे हम कोई बिल्डिंग के लिए कंट्रैक्टर को हायर करते हैं ना, तो ग्राउंड फ्लोर बन गया, ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग बन गई तो 5%, फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा तो 5% और, तो उनको भी पेमेंट इसी तरह होती है। तो जैसे एंटर कर गए तो फ़ोटो खींचेंगे, पाकिस्तान फ़ोटो भेजेंगे अपने अकाउंट को, कह लीजिए बाप को, कह लीजिए, फ़ोटो जाएगी, फिर कहेंगे भाई लड़के पहुँच तो गया भाई, तो फिर कुछ पैसे यहाँ भी भिजवाओ, उसके परिवार को भी दिलवाओ। तो वो इसलिए वो हर चीज़ का डाटा मेंटेन करते थे, उस फ़ोन के अंदर ही था। तो वो डाटा जो है उससे हमें सारे लीड्स जो है वो मिलने शुरू हुए कि वो हमारे पास जो है गाड़ी है, जो गाड़ी जिसने हिट किया उसकी भी फ़ोटो है, वो गाड़ी तैयार कैसे की, तैयार करते हुए भी फ़ोटो है, उस गाड़ी में क्या क्या चीज़ लगाई है उन्होंने, उसकी भी फ़ोटो है।
क्योंकि वो सारी की सारी उसमें थी। फिर उन्होंने कहीं पाकिस्तान में पैसे मिले हैं, वो कहता है मेरे घर भी जो मेरे परिवार को पैसे दे दो। तो परिवार को पैसे गए हैं तो उसने अकाउंट नंबर भेजा है, आप समझ रहे हो, हाँ, कि आप इस अकाउंट में जमा करवा दो। तो सारी की आप देखिए, आपका जो ये फ़ोन है, इस फ़ोन को अगर मेरा एक्सपर्ट स्टडी करे तो मैं आपको एक गारंटी से कह सकता हूँ कि वो सारी बात, ऐसी बात जो आपको भी जानकारी नहीं होगी, वो सारी की सारी बात इसमें आ जाएगी। जब स्टडी करेगा ना कि आपके कौन दोस्त हैं, आप किससे बात करते हो, कितने बजे उठते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ सैर करते हो, कहाँ खाना खाते हो, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है, उस पैसे का आप क्या इस्तेमाल करते हो, एक एक चीज़ जो है का हम डिजिटल प्रिंट हमारे फ़ोन में छोड़ देते हैं। तो उस डेटा में जो सुसाइड बॉम्बर था उसका वीडियो, ऑडियो सब चीज़ थी। फिर हमने देखिए, ये तो सारी एक इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे को, हमारा काम उससे ख़त्म नहीं होता। तब उसमें जो जो लोग थे उन सबको हमने आइडेंटिफाई किया। उसमें जो जिंदा है, ज़्यादातर उसमें जो मेन आदमी थे मारे जा चुके थे, क्योंकि टाइम हो गया था ना। जम्मू कश्मीर पुलिस तो लगी हुई रहती है, जो 24 घंटे का काम है उनका। तो साल भर का ऑलमोस्ट हो गया था। तो साल भर में ज़्यादातर लोग जो एक्टिव काम करने वाले थे ना, वो तो मारे जा चुके थे। लेकिन जैसे गाड़ी है, गाड़ी आप तैयार करोगे तो किसके घर में रह के तैयार कर रहे हैं ना। गाड़ी तो उन्होंने गांव में, पुलवामा के गांव में ले जाके खड़ी कर दी थी, गाड़ी पहुंच गई। उस गाड़ी में एक्सप्लोसिव लगाना है, वो एक्सप्लोसिव पहले तो बनाना है, आईईडी का एक्सपर्ट चाहिए, तो कितनी चीज़ें तो उन्होंने ये जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवा रखी थी। अच्छा, हाँ, ये सारे देखिए, कोई भी आप आईईडी बनाते हैं या जो इस तरह की सुसाइड बॉम्बर के लिए आपने वो तैयार किया, तो वो सारी चीज़ों का सामान वो कोई पाकिस्तान से तो लेके नहीं आए। पाकिस्तान से तो आरडीएक्स आया है, थोड़ा आरडीएक्स आता है। अच्छा, उस आरडीएक्स में बहुत और चीज़ें मिलानी पड़ती हैं और स्टैंड बाई भी रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज़ ट्रिगर नहीं हुई तो ऑपरेशन ही उनकी फेल हो जाए, जो वो कांड करने वाले थे, और तो कहीं सिर्फ उसी की जान ना चली जाए, स्लो छोटा एक्सप्लोसिव हो तो गाड़ी वाले की जान चली जाएगी, बाकी तो सब नुकसान कुछ होगा नहीं। तो वो सारी चीज़ों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव बनाते हैं। उसके लिए मार्केट से यूरिया खरीदा गया। अब वो यूरिया किसने लिया, कहाँ से आया, होता क्या था, जो ये पाकिस्तानी जो मास्टरमाइंड है वो छोटी छोटी चीज़ के लिए खुद नहीं जाएगा। ओके, वो एक टास्क दे देगा। वो टास्क लोकल लड़कों को इन्वॉल्व करेगा ना, कि भाई तू यार वहाँ से वो लेके आओ, यूरिया लेके आओ, तुम यहाँ से तार लेके आओ, वो सारी चीज़ें जोड़ना है। फिर वो किसी को सेट करेगा जिसके घर में रह के, एक दिन का काम नहीं है। और देखिए, इसमें पता लगा कि ये 14 फरवरी को घटना हुई, लेकिन उनकी प्लानिंग थी 28 फरवरी को ये कांड करने की। अच्छा, क्यों? उनकी तैयारी हो चुकी थी 28 जनवरी को। अच्छा, मतलब रिपब्लिक डे की एकदम आसपास करने की उनकी प्लानिंग थी। ओके, पर उस टाइम वो कॉन्वॉय नहीं आया। ओके, और ठंड ज़्यादा की, सर्दी की वजह से, बर्फ़ की वजह से कॉन्वॉय मूव नहीं हुआ। कॉन्वॉय महीने में 2 बार आता था, सीआरपी का कॉन्वॉय 2 बार आता था। तो वो एक बार उस बार वो नहीं आया, तो वो उनकी वो सारी चीज़ ही रह गई। जबकि उन्होंने एक सिस्टम क्या बनाया था कि वो जगह उन्होंने पहले सिलेक्ट कर ली थी कि ये जगह ठीक है, यहाँ से साइडों से गांव के रास्ते मर्ज करते हैं हाईवे में ना। लेकिन वहाँ उन्होंने, अब ये मोबाइल का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, उन्होंने वहाँ एक आदमी की ड्यूटी लगा रखी थी। कहाँ पे? पुलवामा में ही। पुलवामा ऊपर है ऐसे ना, जैसे जम्मू से चढ़ोगे तो आप ऊपर जाओगे, वो बीच की लोकेशन है, वहाँ एक आदमी की ड्यूटी लगा रखी थी। जब देखिए 70 गाड़ियों की मूवमेंट होती है तो उसको 2-3 घंटे लग जाते हैं ना। तो वो वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई गाड़ी चालू हो गई, तो जैसे ही गाड़ी चालू होगी फिर वो इनकी गाड़ी यहाँ पास के गांव में तैयार खड़ी है, तो उसको उन्होंने सब चीज़ कैलकुलेट कर रखी थी। 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगी, फिर तुम गाड़ी को हिट मारना, इस कॉन्वॉय में किसी भी गाड़ी को हिट मारना। उनको कोई ये नहीं था कि भी ये एक्स नंबर वाली गाड़ी को मारना है, तो कोई भी गाड़ी हिट हो सकती है।
तो वो 14 मतलब 28 जनवरी के आसपास भी वो आदमी उनका बैठा था, वेट कर रहा था कि भाई कॉन्वॉय आएगा, पर कॉन्वॉय नहीं आया। ओह, तो फिर उनको 15 दिन और रुकना पड़ गया ना। ओके। उसी गांव में, और एक गांव में इतना लंबा रुकना सेफ नहीं होता उनके लिए भी। तो गाड़ी खड़ी करके और इधर उधर चले जाएंगे, वो सारी चीज़ें हुई। तो वो सारा हम लोगों ने, जिन जिन लोगों ने उनको एसोसिएट्स थे, जिन्होंने उनको लॉजिस्टिक सप्लाई की, लॉजिस्टिक्स दिए, वो सारा का सारा हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन में निकाला। और बहुत इफेक्टिव एविडेंस, इस तरह का एविडेंस टेररिस्ट केसेस में बहुत कम मिलता है, जो इस केस में, पुलवामा केस में कलेक्ट हुआ। अब कुछ लोग, जैसे आप पहले हाँ, मैं वही सवाल पूछ लूँ, क्योंकि देखिए पुलवामा ब्लास्ट को लेकर, चूंकि आपने जब एक्सप्लोसिव की बात की तो मेरे दिमाग में घूमने लगा, विपक्ष और जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, जिनको हर चीज़ में सवाल ढूंढना ही ढूंढना है, उन्होंने ये किया कि भाई 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में कैसे आया। देखिए मैं बताता हूँ उसमें, जैसे मैंने अभी कहा भी, वो 300 किलो आरडीएक्स नहीं था। आरडीएक्स तो उसमें थोड़ा था, आरडीएक्स तो थोड़ा था। आरडीएक्स पाकिस्तान से आया। वो सुरंग की भी फोटो हमारे पास है, जो सुरंग बनी हुई थी, जिस सुरंग से वो आरडीएक्स लेके आए हैं, हमारे पास है वो फोटो। अच्छा, हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त एविडेंस, जो एविडेंस हम लोगों ने पुलवामा केस में कलेक्ट किया, और ये तो बड़े दुख और शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान में कि अगर कोई पुलवामा जैसी दुर्घटना कांड पर कोई, मतलब सारे देश में जिसको दुख हुआ है, जो किसी, जितने भी नेशनलिस्ट आदमी होंगे उनको दुख होगा कि हमारे इतने 39 जवान और एक दूसरा ड्राइवर, 40 लोग मारे गए हैं। तो और मैं तो इसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ कि जो लोग इसके बारे में कुछ भी उंगली उठाते हैं वो एंटी नेशनल ही हो सकते हैं और कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल बकवास है कि पुलवामा के शहीदों के बारे में बिना मतलब की कोई उंगलियां उठाना कि ये हो जाता तो वो हो जाता। अब मैं पढ़ रहा था कि अब तो खैर वो भगवान के पास चले गए हैं, जो उस समय के गवर्नर थे। मैंने कहा कि बाई एयर क्यों नहीं लाया जा सकता इनको। देखिए, आप एक बात को समझिए कि जम्मू कश्मीर में उस समय कितने लाख, कई लाख सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड थी। जब सेंट्रल फोर्सेस की इतनी डिप्लॉयमेंट होगी तो आप सारी एयरलाइंस बंद करके भी यार रोज उनको फ्लाई कराते रहेंगे। मैंने आपको बताया ना कि सबको 2 महीने की छुट्टी मिलती है, साल में कम से कम 2 बार उनको आना है घर, तो आप फ्लाइट से उसकी मूवमेंट करवा ही नहीं सकते। नहीं, तो जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो की पॉइंट ये है कि 300 किलो आरडीएक्स नहीं था। वो हमने कभी नहीं क्लेम किया, एनआईए ने कभी नहीं किया कि कहा कि 300 किलो आरडीएक्स था। ये कहाँ से उड़ाते हैं ये देखिए, जिसको समझ नहीं है और झूठ फैलाना है, टोटल एक्सप्लोसिव का वेट हो सकता है कि 250 से 300 किलो हो, लेकिन मैंने जिसको आप बताया ना, वो यूरिया भी उसमें यूज होता है, उसमें 10 तरह का पाउडर इस्तेमाल होता है। मुझे तो बम बनाना नहीं आता है, लेकिन वो उसमें बहुत मटेरियल यूज होता है ना, उसमें रस्सियाँ भी यूज होती हैं, उसमें कीलें भी यूज होती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ यूज होती है। नहीं, तो जो आपने इन्वेस्टिगेशन की या जो डेटा आपको मिला, उससे क्लियर हुआ ना कि कितना हैवी ये सब चीज़ थी। एक्सप्लोसिव। बिल्कुल, वो एक्सप्लोसिव के ड्रम हैं, सब चीज़ है हमारे पास। और वो तो जिन लोगों ने साथ लग के बनवाया उनको तो हमने पकड़ भी लिया ना। अच्छा, उनमें जो लोग उनके साथ में थे, जिन्होंने असिस्ट किया, जब मेरे पास ये एविडेंस है कि अगर मुझे एग्जैक्टली, अब मुझे ध्यान नहीं कितने बोरे यूरिया के आए थे, तो यूरिया के बोरे खरीदे गए हैं उसमें मिलाने के लिए, तो वो अगर 2 बोरे भी है तो 100 किलो तो वही हो जाता है। तो और जो सबसे बड़ी बात आपने की कि जो आरडीएक्स आया था वो कहाँ से आया था? वो रास्ता है, हमारे पास है, पाकिस्तान से आया है हमारे पास। मतलब वी नो इस सुरंग से ऐसे ऐसे करके लेके आया गया है। इनफैक्ट उसके बाद, पुलवामा की घटना के बाद, हमने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमने रिपोर्टें बनाई, तो हमने उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया कि कौन कौन सी, देखिए एक इन्वेस्टिगेशन 10 बातें पता लगती हैं,
तो कहाँ कहाँ से सुरंग का रास्ता वो लोग इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से सुरंग बनाते हैं जिसके थ्रू एंटर करते हैं पाकिस्तान से, तो वो सारी हमने डिटेल दी। बीएसएफ ने भी बहुत काम किया हमारी सिक्योरिटी। हाँ, बीएसएफ ने कई सुरंग का भंडाफोड़ किया। हाँ, वो भंडाफोड़ की एक्चुअली लीड तो हम लोगों ने दी थी। हम सब लोग कितना मिलजुल के काम करते हैं वो दूसरों को अंदाजा नहीं आ सकता। हम तो ये तो हमारे लिए तो हर रोज की कार्रवाई है ना, हम लोग दफ्तर में बैठ के खाली थोड़ी बैठे रहते हैं। अमेजिंग। चलिए, तो ये मुझे एक चीज बताइए, ये जो आदिल डार है सुसाइड बॉम्बर, इसको कुछ ऐसा पता चला इसको कैसा ब्रेन वॉश किसने किया, और क्या IC 814 जो कांधार कांड हुआ था उसमें जो जहूर मिस्त्री जिसका धुरंधर फिल्म में भी रोल है 2022 में, अननोन गनमैन ने उसको पाकिस्तान में मार दिया, क्या उसका भी रोल था इस कांड? देखिए, ये जो असगर वो एक फैमिली है, ये उसी का भतीजा था जो मेन मास्टरमाइंड था इसका, मसूद अजहर का। मसूद अजहर का नहीं, रऊफ असगर का। अच्छा, मसूद का भाई। हाँ, वो जो उसी, ये बेसिकली टेररिस्ट फैमिली है। तो ये लड़का जो है, मैं नाम भूल गया अब उसका, लंबू नाम था उसका। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। तो ये लंबू जो है ये उसी फैमिली में से है। कौन से भाई का लड़का था आप मुझे को समझ में आ गया। तो ये लोग जो है वहाँ से, अब ये तो देखिए एक सच्चाई है कि कश्मीर में बहुत लड़कों का, यंग लड़कों का ब्रेन वॉश की करते रहे हैं ये लोग। तो आदिलदार का भी, वैसे आदिलदार के फादर टीचर थे, हैं, मतलब अभी तो अलाइव ही होंगे। तो वो, पर सारी तरह के फैमिलीज़ के बच्चों का ब्रेन वॉश हो जाता है, तो उस तरह उसका भी ब्रेन वॉश हुआ। और वो तैयार करते हैं, वो एक आदमी पे भी नहीं छोड़ते, एक आध आदमी और भी स्टैंड बाई कौन रहेगा, क्योंकि लास्ट मौके पर आदमी का मन बदल जाता है, तो सारी तैयारी ना बेकार हो जाए, तो उस तरह का रहता है। लेकिन जो भारत सरकार ने फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन दिखाई, आर्टिकल 370 का रिमूवल, ये तो मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि आज़ादी के बाद जो भारत सरकार ने फैसले लिए हैं, सबसे बड़ा फैसला आर्टिकल 370 का रिमूवल का। आप NIA में जब थे तो 370 की तैयारी तब हो रही थी? देखिए, तैयारी इन द सेंस कि सरकार, माहौल तो पहले, कोई भी कार्रवाई करने से पहले माहौल तो होना चाहिए ना। तो उस समय तो ये बातें कही जाती थी कि अगर आर्टिकल 370 को छू भी दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। और लेकिन ये तैयारी तो सरकार की थी, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज की थी, कि उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। पर मैं जो इसको इतना बड़ा फैसला बताता हूँ, देखिए 71 का वार था, जैसे हम उसको कह सकते हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बहुत उससे बड़ा फैसला क्या होगा, वो शायद हमारे ऊपर थोपा गया था। ये जो आर्टिकल 370 का रिमूवल था, ये सरकार ने खुद आगे बढ़कर प्रोएक्टिव स्टैंड लिया, ये तो रिमूव करना है। मेरा एक सवाल है कि ये 370 को दिमाग में लगता है गृह मंत्री जी और भारत सरकार ने रखा होगा, तभी NIA कि जम्मू कश्मीर में एक यूनिट बनाई गई, यूनिट है? नहीं, जम्मू कश्मीर में यूनिट पहले से थी। हाँ, अच्छा, मेरा एक सवाल है कि चूंकि NIA में काफ़ी टेरर रिलेटेड काम हुए, जम्मू कश्मीर, आपने एक कश्मीर टेरर फंडिंग केस का खुलासा किया था, ये कश्मीर में टेरर फंडिंग कैसे होती है, कैसे पहुंचती है? क्योंकि पैसे के बिना तो कोई आतंकवाद होता नहीं। जम्मू कश्मीर फाइल्स के बारे में आप हमें बताइए, क्या टेरर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको ध्यान होगा कि ये जो अपना आर्टिकल 370 की रिमूवल से पहले एक पत्थरबाजी का दौर चलता था जम्मू कश्मीर में। कोई भी घटना हो जाए, कोई भी बात हो, पत्थरबाजी हो। तब हमने ये एक रियलाइज किया कि ये पत्थरबाजी जो करने में ये मुफ्त में नहीं हो रही, इसमें भी जो ये अलगाववादी लोग हैं, हुर्रियत के लोग हैं, इसमें ये लोग खर्चा कर रहे हैं। ओके, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और ये एक बड़ा सोच विचार के निर्णय था कि इस पैसे को बंद किया जाए।
जब तक पैसा बंद नहीं होगा आतंकवाद पर कश्मीर में कंट्रोल नहीं हो सकता। ये एक कंसीडर्ड ओपिनियन एनआईए लीडरशिप और देश की लीडरशिप की भी कही है ये थी। तब हमने उस पर काम करना शुरू किया और ये स्टडी किया कि पैसा इनके पास कहाँ से आता है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये देश में जो पैसा कलेक्ट करने का जो आतंकवादियों के सिस्टम्स हैं वो हर जगह के अपने अलग अलग हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनको लोकल से पैसा नहीं मिलता था, लोकल से भी थोड़ा बहुत लोकल बिजनेसमैन से कलेक्ट कर लें, लेकिन मेजर फंडिंग जो थी इनकी पाकिस्तान से थी। ओके। और मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग सिस्टम्स इनके पैसे कलेक्ट करने के मैं बताता हूँ। कश्मीर में पाकिस्तान जो है वो और पाकिस्तान हिंदुस्तान का पार्ट था। तो जो पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज हैं और जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं, मोटा मोटी पढ़ाई तो एक तरह की होती है। आपको भी पता है प्राइवेट एमबीबीएस की सीट हिंदुस्तान में भी 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए में मिलती है। इस बच्चे का एडमिशन नॉर्मल हो जाए वो तो ठीक है, वरना प्राइवेट पे तो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए लगता है। तो पाक आईएसआई ने क्या किया, हुर्रियत लीडरशिप को कहा कि हम आपको साल में 50 सीट आपकी रिकमेंडेशन पे हम एडमिशन कर देंगे। कश्मीर से आप लड़कों को भेजो, आप उनसे 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपया लो और वो पैसे आप अलगाववाद में खर्च करो और बच्चे का एडमिशन हम कर देंगे। वो एमबीबीएस की डिग्री हमारे यहाँ से ले लेगा और वो एमबीबीएस की डिग्री पाकिस्तान से लेगा तो उसका मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी वो पाकिस्तान से ज़्यादा ओबलाइज्ड रहेगा। अब वो डिग्री लेके वो इंग्लैंड भी पर नौकरी कर सकता है, जैसे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं विदेश में, वहाँ से वो विदेश में जा ही सकता है। और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है अब कि वो टेक्निकली वो डिग्री शायद हमारे यहाँ भी रेलेवेंट लागू हो जाती होगी। तो वो जो है इस तरह से साल में कम से कम तो 50 तो डिग्री जो एमबीबीएस के एडमिशन करवा देते थे। ओ तेरी, वो चिट्ठी हुर्रियत की चिट्ठी पे जाएगी, वही आई रिकमेंड नेम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, वो उसको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। इनको 50 करोड़ रुपए मिल गए। अगर 1 करोड़ में सीट बेची तो 50 सीट बेची तो 50 करोड़ मिल गए। इसी तरह जो कश्मीर से लोग, किसी को पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए, आपस में शादियाँ वादियाँ हुई हैं, लोगों के रिलेशनशिप्स हैं और हैं, तो हुर्रियत वाले अपने रिकमेंडेशन लेटर दे देते थे पाक एम्बेसी के नाम दिल्ली में कि ये आदमी जो है मतलब वी रिकमेंड वीज़ा फॉर हिम। यहाँ से उस आदमी से वो पैसे ले लेंगे 10,000 20,000 जो भी है, और ये यहाँ से उसको वीज़ा मिलने में आराम हो जाएगा। मतलब ये तो दो। तो फिर तीसरा एक बॉर्डर ट्रेड जो था एज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है, ये हुआ था कि बॉर्डर में ट्रेड हो सकता है। बॉर्डर की जो आइटम इंडिया में बॉर्डर में प्रोड्यूस होती है, कश्मीर इंडियन साइड ऑफ कश्मीर और पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर, लेकिन उसका हुआ ये कि जो चीज़ें कोई अमेरिका की चीज़ है वो भी एक्सपोर्ट हो रही थी। जो हमारे कैलिफोर्निया आलमंड्स हम लोग खाते थे वो सारे के सारे वो पैदा तो हो रहे कैलिफोर्निया में, लेकिन वो कश्मीर के रास्ते आ रहे थे लोकल प्रोड्यूस दिखा के। अब ये एक सिस्टम है, उसका अब्यूज़ हो जाता है तो, और उसमें से कुछ पैसा जो है वो इसी तरह से डाइवर्ट हो जाता था। एग्जैक्टली हम लोगों नहीं, वी कुड नॉट कैच समबडी कि इसका ये ऐसे पैसा है, लेकिन वो कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो कोई मैच ही नहीं था। ओके। तो ऑटोमेटिकली वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसको पे हो रहा है, वो सारी की सारी समस्याएं थी। और इसी तरह से फेक करेंसी का भी था, उस बॉर्डर ट्रेड के भरोसे भी थ्रू भी फेक करेंसी आ रही थी। तो सारी तरह के जो है अल्टीमेटली बात ये थी कि अगर हम इनका पैसे का रोक देंगे तो पैसे की सप्लाई रुक जाएगी, तो यहाँ आतंकवाद पर भी कंट्रोल होगा। और वो फिर हम लोगों ने एक टेरर फंडिंग का केस जो है रजिस्टर किया, और उस इन्वेस्टिगेशन में फिर जो भी, अच्छा एक चीज़ मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ,
हम लोग ऐसा नहीं है कि हमें एक्स को पकड़ना है बिना एविडेंस के हम पकड़ लेंगे। पहले हम लोग एविडेंस कलेक्ट करेंगे। टेरर फंडिंग केस में जो जो भी नाम आए, जिसका भी आया, भी एक्स के पास ऐसे पैसे जाते थे, वाई के पास, तो हमने सबको बारी बारी से अरेस्ट किया। और जितने भी सो कॉल्ड हुर्रियत लीडर्स थे, ज़्यादातर का नाम उसमें आ रहा था, एविडेंस था हमारे पास, तो हमने फिर उनको प्रोसिक्यूट किया। जैसे कोई बड़े जैसे सबसे बड़ा तो यासीन मलिक है। ओके, हाँ। अब यासीन मलिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है, एनआईए तो डिमांड कर रही है उसके लिए डेथ पेनल्टी भी, वो उसको इसी केस में सजा हुई फाइनली अभी। अच्छा। अब यासीन मलिक तो आप जानते कितना दुर्दांत आतंकवादी था, और अपने आप को आतंकवादी के अलावा वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्लेम करने लग गया था। मतलब वो तो उस पर ट्रायल चलाना ही कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसका यहाँ इस टेरर फंडिंग केस में उसको अरेस्ट भी किया। अभी तक जेल में है वो। अच्छा, आपके कार्यकाल के दौरान अरेस्ट हुआ? बिल्कुल मेरे कार्यकाल। वो जितने भी बड़े लीडर थे वो सारे मेरे कार्यकाल में अरेस्ट हुए। और उसकी बीवी वहाँ पाकिस्तान में हाँ, पॉडकास्ट में प्रोपेगेंडा फैलाती है। करती रहे। देखिए वो तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम उसको भी अरेस्ट करके जेल में भेज देंगे। लेकिन वो सारी चीज़ जो इन लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, वो यहाँ हुआ। आपके कार्यकाल में हो गया वो? हाँ, मतलब हमारी टीम्स ने, सबने काम किया। देखिए कोई इंडिविजुअल का एफर्ट। और यासीन मलिक के अलावा और कोई यासीन मलिक के अलावा कोई ऐसा वहाँ कोई चौंकाने वाली बात? नहीं, देखिए ना, वो जो मेन लीडर्स हैं, जैसे वो पाकिस्तान में है, क्या एकदम मेरे दिमाग से नाम उतर गया, तो वो जो मेन आदमी है वो उसके बच्चे यहाँ बड़े आराम से भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी कर रहे हैं। वो माँ बाप अपने बाप से टच में भी हैं। वो वहाँ बैठा आतंक फैला रहा है बैठ के, और यहाँ जो है वो बच्चे टच में हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है। अब देखिए, एक जो इनका आइडियोलॉग है, फख्तू नाम है उसका, उसकी बीवी आसिया अंद्राबी है। हाँ। आसिया अंद्राबी का पति जो है वो फख्तू इतना बड़ा टेरर था कि उस पर कोई हाथ नहीं डालता था। वो वैसे वो कस्टडी में था, लेकिन वो कोर्ट में उसको पेश करना होता है, कोर्ट में कोई जजेस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे। लोकल पुलिस में भी ये सिस्टम बना हुआ था कि वो जेल में तो रहता ही नहीं था। वो आज उसकी एक डेट लगी है, एक हफ्ते बाद दूसरी डेट है, तो इस चक्कर में वो थाने में रह जाएगा। उसको कहेंगे जेल में कहाँ मूव करेंगे, वो थाने में रह जाएगा। थाने में वो कुल 85 लोग मिलने आते हैं, मतलब तो राजे की तरह रह रहा था वो। फिर जब जेल में हमने इंश्योर किया कि वो जेल में रहे, और वो जेल में हमने जेल पर छापा मारा, क्योंकि श्रीनगर की जो जेल है वो भी एक आतंकवादियों के लिए अड्डा बना हुआ था। अच्छा। हाँ, तो जेल में पोस्टर लगे हुए थे। जेल में अगर फख्तू के कमरे में अलगाववादियों के पोस्टर लगे हैं, वो पाकिस्तान की वो बैठा जय बोल रहा है। हमने बहुत बड़ा, आप जेल की प्रीमिसेस को सर्च करना भी एक पूरा काम होता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी खुशी कह लीजिए, सेटिस्फेक्शन कह लीजिए, क्योंकि हम लोगों को सरकार की तरफ से पूरी सपोर्ट थी, डिफरेंट एजेंसीज की तरफ से पूरी सपोर्ट थी। तो उस दिन मुझे ध्यान है 200-300 आदमी भेजने पड़े थे हम लोगों को जेल के लिए। 200 आदमी तो हमारे ही थे, बाकी 200 आदमी सीआरपी के भी होंगे। 300-400 आदमियों की टीम सुबह 4 बजे निकाल के हमने भेजी, जिसने जाके वहाँ जेल को सर्च किया, छापा मारा, वहाँ से जो जो भी इस तरह की चीज़ें थी उनकी रिकवर की। उसको श्रीनगर जेल से फिर हमने दूसरी जेल में भिजवाया। तो अब देखिए ना, डिफाइंस का, ये चिढ़ाने का, यूँ कहिए, आसिया अंद्राबी ने गौ माता, जिसको हम माता मानते हैं, उसको चौराहे पे सिर्फ चिढ़ाने के लिए, भाई जो भारत सरकार की मैं कोई परवाह नहीं करती हूँ, इस वजह से उसने गौ माता को काटा चौराहे पे। कोई मतलब नहीं था, सिर्फ इसलिए कि मैं इस ऑर्डर को डिफाई करती हूँ। तो अब इस तरह की उसका इंटरव्यू, अगर आप पुराने इंटरव्यू अगर आप पढ़ें, तो उससे ज़्यादा भारत के खिलाफ कोई जहर उगल नहीं सकता। क्या थी ये महिला, क्या प्रोपेगेंडा चलाती, कोई विंग थी, क्या था ये जो है ना,
उसने एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी, एनजीओ था। उस एनजीओ में एक दो स्कूल भी चलाती है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए लड़कियों में काम भी करती थी, लेडीज़ में। और जो ये पत्थरबाजी में लड़कियां शामिल होती थी, आपने देखा ना, बच्चियाँ भी बड़ी शामिल हो जाती थी पत्थरबाजी में, जिस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये उनकी एक तरह से मास्टरमाइंड थी। बड़ी सारी उम्र की है लेडी, इसकी अपने बच्चे तो मलेशिया में रहते हैं। वाह। तो वो जो है ये इन में लेडीज़ में काम करती थी और उनको एंटी इंडिया काम करने के लिए तैयार करती थी। तो उसको भी जो है हमने उसकी इंटरव्यू के बेस पे उसको अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करना भी एक पूरा बड़ा काम था। हमने उसको अरेस्ट किया। कैसे, मतलब? वो तो इनिशियल अरेस्ट तो जम्मू कश्मीर पुलिस ही करके देती है। तो आप उसको अरेस्ट करने में हर लैंड ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वो करके हम लोग उसको यहाँ फिर दिल्ली लेके आए और दिल्ली फिर उसकी ट्रायल चली, अभी उसको भी सज़ा हो रही। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक चीज़ तो बड़ी क्लियर थी कि भारत सरकार की डिटर्मिनेशन और एनआईए जैसी एजेंसी का प्रोफेशनलिज्म, इन चीज़ों से मिल के ही जो भी अचीव हुआ और आर्टिकल 370 जैसी उसकी रिमूवल हुई, बड़ी चीज़ हुई, बहुत बड़ा काम। बिल्कुल बड़ा काम है यासीन मलिक। ऐसे लोगों को एक जब वक्त तो वहाँ जम्मू कश्मीर में छूना ही। कश्मीर का कोई और ऐसा ऑपरेशन जो आपको चौंकाता हो, आपको याद हो? कश्मीर में तो देखिए हम लोग रेगुलर डे टू डे पे हमारे ऑपरेशन, इन द सेंस कि हम लोग बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो हम लोग थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस तो कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, लेकिन ऐसा जो ऑपरेशंस का काम तो जम्मू कश्मीर पुलिस या भारत सरकार की दूसरी एजेंसीज का रहता है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में रेगुलरली जो है हमारी टीम्स वहाँ जाती थी, कैंप करती थी। और टीम्स को एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि अब तो शायद वो दिक्कत नहीं है, उस टाइम में तो ये दिक्कत थी कि थोड़ा सा भी अगर आप लेट हो जाओ, लेट इन द सेंस कि हम लोग नॉर्मली टीम सुबह 5 बजे भेजते थे ताकि 7-8 बजे तक वो अपना काम करके वापस आ जाएं। वरना आपको ध्यान होगा पुरानी घटनाओं में तो घेराव हो जाता है, लेडीज़ आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, अब कश्मीर फाइल से उलट देते हैं और हम चले आते हैं स्वामी असीमानंद केस के बारे में। क्या था केस? देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि ये सारे केसेस मेरी एनआईए में आने से पहले के मैटर्स थे, और वो कमेंट करना उचित नहीं होता कि वो उसमें कितना एविडेंस था, कितना नहीं था, कैसे था। पर फाइनल चीज़ ये है कि नहीं, आप ये बोलना पड़ेगा सर आपको। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि सच बताइए सर। देखिए, क्या कई चीज़ों को लेकर बड़े नैरेटिव गढ़े हैं। देखिए, नैरेटिव जिनको गढ़ना है वो गढ़ेंगे, लेकिन मैं सच्ची बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो एनआईए के उनको प्रोसिक्यूट करने के बावजूद भी समझौता एक्सप्रेस में उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, मतलब उनको सज़ा नहीं हुई। तो अब ये कहना कि भाई क्या एविडेंस रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, मेरे लिए कहना कठिन भी है, शायद उचित भी नहीं है। पर असीमानंद के बारे में एक बात तो मैं कह सकता हूँ, जितना मुझे जानकारी है, कि ही इज़ ए वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन हिज ओन एरिया। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, वेरी रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन। जिस एरिया में वो काम करते थे, किस एरिया में? गुजरात के एरिया में, डांग था शायद, उस एरिया में वो काम करते थे, वेरी रिस्पेक्टेड। और इतनी जानकारी मुझे जरूर है कि ही बिलोंग टू ए फाइनेंशियली एंड वेरी वेल ऑफ फैमिली। उस आदमी ने अपनी आइडियोलॉजी के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आइडियोलॉजी क्या थी? समझौता, ब्लास्ट करना? नहीं, अब मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मतलब वो एक तरह से अपने एरिया में तो बहुत रिस्पेक्टेड थे। नहीं, तो अगर आपके रहते स्वामी, नहीं, पर मेरे रहते एक्चुअली उनका जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कोई मेरे रहते नहीं हुआ। आपके रहते बरी तो हुए ना सारे लोग? नहीं, वो
जो भी इन्वेस्टिगेशन था, उस इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकलिटी दिक्कत क्या थी कि समझौता एक्सप्रेस में विटनेसेस पाकिस्तान से आने थे, पाकिस्तान से विटनेसेस नहीं आए। ओके। हम लोगों ने बहुत प्रयास भी किया, तो पाकिस्तान से विटनेसेस आए ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा। तो ये उसमें मतलब ट्रायल में कठिनाई थी। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान वरना तो विटनेसेस भेजता, वो शायद वो पाकिस्तान की विटनेसेस ने महसूस किया होगा कि वो कोर्ट में जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे इंडिया में। अच्छा, तो पाकिस्तान से विटनेस भारत की अदालत में आके बोलेंगे, कितना सही बोलेंगे आप? सही जो भी है तो कर लीगल प्रोसेस है, उसमें ट्रायल चलती जैसे तो आप जब आए होंगे एनआईए में तो आपने केस फाइल तो देखी होगी ना? नहीं, वो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब होता है, देखिए हम एक रेगुलर कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए मेरे से पहले क्या हुआ, वो सही था गलत था, उसमें मेरा कमेंट करना उचित नहीं होता। खैर, अब एक और चलते हैं केस की तरफ, जो बड़ा केस आपने संभाला, गोधरा कांड। गोधरा कांड में जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, यू आर वन ऑफ द मेंबर। क्या समझा गोधरा कांड? क्यों हुआ था गोधरा कांड? कितने केसेस देखे, क्यों हुआ था? नहीं, देखिए ये तो सब लोग जानते हैं कि गोधरा ट्रेन जो जलाई गई, और वो तो एक पूरा सोचा समझा षड्यंत्र के तहत वो ट्रेन जलाई गई, और उसके बाद जो दंगे हुए वो एक रिएक्शन थी लोगों की, बड़ी ज़बरदस्त। लोग की भावनाएं जिस तरह से भड़की हुई थी, तो मतलब भड़की इन द सेंस कि लोगों को फील हुआ था, तो उसके बाद ये दंगे हुए। लेकिन जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़ी ईमानदारी से बात कह सकता हूँ कि जो एलिगेशन पॉलिटिकल लीडरशिप पे लगाए गए उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। उसकी जांच की थी आपने? हम लोगों ने जांच की थी, हम लोगों ने पूरी जांच की थी। किस किन लोगों से पॉलिटिकल में लीडरशिप में किन लोगों से पूछताछ की थी या बयान लिया था आप लोगों वो ने? आपको उन सबको जानकारी है, वो बताइए सर। नहीं बार बार कहने का कोई लाभ नहीं है। तो वो जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, और वो सुप्रीम कोर्ट तक, सबसे बड़ी चीज़ मैं एक बात कहूँगा कि एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट तक ने अप्रूव किया। वो देखिए लोएस्ट कोर्ट से चलकर हाई कोर्ट, पहले एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन को लोअर कोर्ट ने सही ठहराया, फिर हाई कोर्ट ने सही ठहराया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि जिन लोगों ने ये इस घटना को पॉट को बॉइलिंग रखा इतने साल तक, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और उसी के बेसिस पर गुजरात पुलिस ने शायद केस दर्ज करके वो जो लोग इस बात को बिना मतलब का झूठा सच्चा एविडेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। और अभी मामला ट्रायल में होगा, मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसको हवा दी गई गोधरा कांड। बिल्कुल बिल्कुल। गोधरा कांड तो देखो जी, एक इतना दुखदाई कांड था जो गोधरा घटना, जो ट्रेन की घटना थी, लेकिन उसके बाद जो दंगे हुए उसको जो है पॉलिटिकल रंग देने की इतनी ज़बरदस्त कोशिश हुई, जो वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। और देखिए कुछ चीज़ें आपको सच्चाई में जानना पड़ेगा। लोकल पुलिस पर आप एलिगेशन तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन गोधरा गुजरात दंगों में 1300 से 1400 के आसपास लोग मरे हैं, 1300 समथिंग लोग मरे थे। उसमें 400 के आसपास लोग पुलिस फायरिंग से मरे हैं। तो पुलिस फायरिंग से जब लोग इतने लोग मरते हैं तो इसका मतलब तो पुलिस एक्शन ले रही थी ना। बिना एक्शन लिए तो इतने लोग पुलिस फायरिंग में नहीं मरेंगे ना। लेकिन उस वक्त तत्कालीन जो सरकार थी, उस वक्त चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उनको भी इस मामले में काफ़ी घेरा गया और लंबे वक्त तक घेरा गया कि भाई सरकार की भूमिका क्या थी, सरकार की भूमिका। तो वो उसकी आपने जांच की थी और सब दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, वो जो उस समय जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी एलिगेशन, देखिए जाकिया जाफरी जो थी, एक एहसान जाफरी जो एमपी थे 77 में जो एमपी बने थे, वो उनकी वाइफ को मोहरा बनाकर कुछ
सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ने एक कंप्लेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इन्वेस्टिगेशन, उस कंप्लेंट की भी इंक्वायरी एनआईए बोल जाता हूँ मैं, एसआईटी को दी, और मैं भी उस एसआईटी का मेंबर था। मैं उस एसआईटी का 2 साल मेंबर रहा। हम लोगों ने 2 साल उस कंप्लेंट पे काम किया। जिसका भी उसमें नाम सो कॉल्ड जिनको एक्यूज उसमें दिखाया गया था, उन सब के खिलाफ क्या एविडेंस है उसको हमारी टीम ने एनालाइज किया, और वो सारी की सारी रिपोर्ट हमने सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इस रिपोर्ट को पहले लोकल लोएस्ट कोर्ट में फाइल कीजिए। हमने लोएस्ट कोर्ट में फाइल की। लोएस्ट कोर्ट से ने हमारी इन्वेस्टिगेशन को सही ठहराया। फिर वो हाई कोर्ट में गए, अपील में गए, हाई कोर्ट ने हमारी उसको सही ठहराया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया। तो इसलिए उसके बारे में मैं यूँ समझता हूँ कि एसआईटी ने बहुत बहुत अच्छे से काम किया, और जो न्याय कर जितना दूध का दूध पानी का पानी किया। आपने शीना बोरा केस को भी हैंडल किया, उस केस से कैसे जुड़े, क्या था ये? मैं उन दिनों सीबीआई में था, तो शीना बोरा का मर्डर भी एक केस जो है वो हमारी ब्रांच की, मतलब एक वन ऑफ द ब्रांचेस वर्किंग अंडर मी, उसने इन्वेस्टिगेट किया। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना थी। एक्चुअली जो इंद्राणी मुखर्जी थी, शीना बोरा की माँ, वो असम की थी, और उसके बाद उसकी सबसे पहली शादी की ये बच्ची थी, और सबसे पहली की थी कि या दूसरी की थी, उसने कई शादियाँ की थी। तो वो उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन था, जो भी एविडेंस आ सकता था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली माँ ही मास्टरमाइंड थी इसकी किलिंग की, तो उस एविडेंस में वो प्रोसिक्यूट हुई। और आपके मीडिया के भी बहुत बड़े नामी जो थे, पीटर मुखर्जी जो है उस केस में एक्यूज थे। और उसमें इंटरेस्टिंग क्या था कि पीटर मुखर्जी भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जबकि पीटर मुखर्जी जो है शीना बोरा से प्यार करते थे, बच्ची को अच्छा, मतलब फादर टाइप फिगर थे उसके लिए। लेकिन वो क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी ने शायद फैसला कर लिया था इस बच्ची को निपटाने का, तो पीटर मुखर्जी इंग्लैंड में थे। वो उस दिन घटना के समय नोइंगली वो इंग्लैंड से नहीं आए ताकि उनके ऊपर डायरेक्ट उंगली ना उठ पाए। लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ आ गई थी, क्योंकि पीटर को भी जानकारी थी सारी चीज़ की, तो वो भी प्रोसिक्यूट हुए, इंद्राणी भी प्रोसिक्यूशन हुई है। इंद्राणी मारे क्यों थे? वो एक्चुअली इशू क्या था कि पीटर का जो एक लड़का था, उसकी इससे दोस्ती होगी शीना से। तो पीटर का जो बेटा था वो शीना से उसकी दोस्ती होगी, और वो एक्चुअली लोगों को तो ये इंद्राणी मुखर्जी यही नहीं कहती थी कि ये मेरी बेटी है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन रिलेशनशिप्स का केस है वो, तो जो है इनफैक्ट वो पीटर के बेटे ने ही केस को फॉलो किया, वरना खुलता ही ना, पता ही ना लगता, किसी को ना पता लगता कि ये मारी जा चुकी है लड़की। क्योंकि पीटर मुखर्जी ने या इंद्राणी मुखर्जी ने तो ये स्टोरी बना दी थी कि वो लड़की जो है बिना बताए वो विदेश चली गई है, अब हमें मालूम नहीं वो कहाँ है। तो लेकिन ये पीटर का जो बेटा था, वो क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था, तो वो उसको फॉलो करता रहा, कि वो उसको विश्वास नहीं था कि वो विदेश में है, तो टच में क्यों नहीं है, तो इसलिए जो है उसने फॉलो किया। तो फिर हत्याकांड के 1 साल बाद लगभग खुला था ना केस? अब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, काफ़ी समय बाद जो है। क्या कॉम्प्लिकेटेड था। अच्छा, एक और मर्डर था गुजरात का, हरेन पांड्या। अलग अलग कहानियां लोग बनाते हैं, क्या आप क्या? देखिए, कहानी तो किसी भी क्राइम की कुछ भी बनाई जा सकती है। डिटेल बताइए, कौन थे, क्या थे हरेन पांड्या? देखिए, मैं बताता हूँ। 2002 में जब दंगे हुए
गुजरात में दंगे हुए, तो दंगों के बाद चुनाव हुए। चुनाव के बाद प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से वो जीत के आए। उस समय इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रही कि ज़्यादातर लोग जो बीजेपी के थे वो सब अपना चुनाव में जीत गए, लेकिन पॉलिटिकल रीजन से हरेन पांड्या को टिकट नहीं मिली। तो हरेन पांड्या वाज वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स जो रूलिंग पार्टी में है, इन्फ्लुएंशियल भी है, जिसको टिकट विकेट नहीं मिली। तो लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी था, तो हरेन पांड्या हर रोज जो है उन लोगों से मिलते थे और सब कुछ थी। तो पाकिस्तान जो है, आईएसआई इस कोशिश में थी कि गुजरात में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलनी चाहिए। ये तो बड़ी शांति, दंगे हुए, शांति हुई, चीफ मिनिस्टर बन गए और चल रहा है प्रोग्राम। तो उन्होंने जो है ये हरेन पांड्या, जैसे होता है ना, हम लोग भी इंटेलिजेंस वाले हैं, तो ये देखते हैं भाई कौन आदमी सॉफ्टेस्ट टारगेट हो सकता है। तो हरेन पांड्या वाज द सॉफ्टेस्ट टारगेट, क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी थी नहीं। हरेन पांड्या ने, अच्छा हरेन पांड्या शायद वो कहते हैं थोड़ा सा मोटा हो गया था, तो वो हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे वो लॉ गार्डन है अहमदाबाद में ना, जो मेन शहर में जैसे पार्क होता है, तो सेंटर में एक पार्क है, तो वो लॉ गार्डन में हर रोज, उसके सामने लॉ कॉलेज है, उसको लॉ गार्डन बोलते हैं। तो लॉ गार्डन में वो हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम में सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास वॉक के लिए वहाँ जाते थे। तो और एक उनका, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, गुजरात में उस तरह नहीं है जैसे अपने यहाँ, तो कोई पॉलिटिकल नेता वॉक करे ना तो उसके साथ 8-10 लोग कम से कम हो जाएंगे। तो वो स्वयं अपनी गाड़ी चला के आते थे, गाड़ी को गार्डन के बाहर पार्क करते थे, और वो जो है अपना अंदर लॉन में वॉक करते थे आध घंटा 40 मिनट। फिर उनका योगा टीचर घर में आता था, वो उनको योगा वोगा कराता था, शायद गोल्फ वॉल भी खेलने जाते थे, जो भी था उनका सिस्टम। तो उस पर्टिकुलर डे, अच्छा पाक आईएसआई ने ये टारगेट कर लिया कि भाई हरेन पांड्या इज द सॉफ्टेस्ट टारगेट। और दूसरा उन्होंने रियलाइज किया कि शायद जो उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन द सेंस कि प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे वो सो कॉल्ड दूसरे कैंप में है, हाँ, तो थोड़ा सा वो भी उसका बनेगा ना पॉलिटिकल वो। तो वो उस चक्कर में उन्होंने हरेन पांड्या को टारगेट किया। और जब हरेन पांड्या को टारगेट कर लिया, तो जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो उनकी होती हैं, हमारी भी शायद होती होंगी, पता नहीं, तो उसमें जो है वो उन्होंने डिसाइड किया कि किलर जो है ना बाहर से लाया जाए, दे शुड ब्रिंग सम किलर फ्रॉम आउटसाइड। ओके। अहमदाबाद का, गुजरात का लड़का नाम। तो उन्होंने एक लड़का तेलंगाना के लिए, प्रेजेंट तेलंगाना, हैदराबाद का एक लड़का था जो वहाँ उसने पहले कभी विश्व हिंदू परिषद के लड़कों के साथ कोई अटैक किया था, झगड़ा किया था, तो उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उस लड़के को उन्होंने ये प्रॉमिस किया गया कि भाई तुम जो है कोई बड़ी वारदात करो, हम तुम्हारे को असिस्टेंस देंगे, यू डू दैट सो कॉल्ड ऑपरेशन, फिर हम तुम्हारे को पाकिस्तान सेटल कर देंगे। ओके। क्योंकि इंडिया में मतलब उसको ये लग रहा था कि उसको सजा हो जाएगी उस केस में, जिस केस में पहले जो तेलंगाना में जो केस उसके ऊपर चल रहा है। तो उसने क्या किया कि वो तैयार हो गया, पर उसको भी ये सीधा अहमदाबाद नहीं लेके आए, उसको डायरेक्शन हुई, वो पहले राजस्थान गया, फिर राजस्थान से, फिर अहमदाबाद से कुछ 2 लड़के जाके गाड़ी में उसको अहमदाबाद लेके आए, ताकि ट्रेल ना पता लगे कौन कहाँ का कैसे है। वॉज ब्रॉट टू अहमदाबाद, और उसको जो है एक वो 1 रूम फ्लैट जैसे होते हैं, वो उसको किराए पे दिलवा दिया गया उसमें, और उसको ये कह के भेजा गया था कि भाई हम तेरे को सपोर्ट करेंगे,
जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, कोई वेपन जो होगा तुझे दिया जाएगा, मोटरसाइकिल पे लड़के तेरे को मदद करेंगे, कहाँ से कहाँ ले जाना है, टारगेट वो बताएंगे। और वहाँ जो है तुझे हर 15 दिन पे वारदात करनी है। अच्छा। उसको टारगेट दिया गया है भी आप आज ये करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन बाद, ताकि 15 दिन में प्लानिंग करते रहें। आइडिया ये था कि गुजरात में किसी तरह बवाल मचे। तो जो पहली घटना उसको बताई गई, उसको बताया गया कि एक विश्व हिंदू परिषद का लीडर था वहाँ, लोकल विश्व हिंदू परिषद का लोकल लीडर था, उसकी केमिस्ट की दुकान थी कि तुम केमिस्ट की दुकान पर जो है उस पर तुम अटैक करो जाके। तो वो जो है उस पर्टिकुलर डे उस केमिस्ट की दुकान पे वो गया और जाकर उसने सोर्बिट्रेट की गोली मांगी। सोर्बिट्रेट की इसलिए मांगी कि उसको पता था उसके फादर सोर्बिट्रेट की गोली खाते थे। सोर्बिट्रेट होती है ना जो अगर हार्ट अटैक की फीलिंग आए तो आप वो गोली खा सकते हैं, जीभ पे रखते हैं। तो उसने सोर्बिट्रेट की गोली जो है वो, पर वो लड़का बहुत डेयर डेविल था, सारा ही 21-22 साल का लड़का था, बहुत डेयर डेविल लड़का था। उसने वेपन उसके पास था, तो वो गया काउंटर पे, जैसे ना तो दुकानदार झुक के निकालने लगता है ना, उसने ऊपर से उसको एक गोली मारी। एक गोली तो चली, वो उसको लगी नहीं, केमिस्ट को जो गोली लगी नहीं, वो दूसरी गोली उसने चलाने की कोशिश की, उसका वो पिस्टल अटक गई। तो वो जो है वो मरा नहीं, मतलब कुछ किसी को इंजरी नहीं हुई। जब पिस्टल अटक गई तो अच्छा दुकान में एकदम कमोशन सा हो गया, और वो इतना हिम्मती था, वो बिल्कुल टहलता हुआ सा बाहर निकल गया और वहाँ उसके सपोर्टर जो भी उसका असिस्टेंट था उसको मोटरसाइकिल से लेके वो अपना चला गया। फिर 15 दिन बाद तब तक उन्होंने दूसरी तैयारी की कि हरेन पांड्या का असैसिनेशन किया जाए, जिसमें वो कामयाब हो गए। उसमें उसने क्या किया कि हरेन पांड्या टाइम से पार्क में आए, उन्होंने वॉक किया, लॉ गार्डन में वॉक करने के बाद वो अब गुजरात में वेदर गर्म ही रहता है, तो इसने जो है वो अपनी पार्किंग में आके, जहाँ गाड़ी उन्होंने पार्क की थी, कोई ऑफिशियल पार्किंग नहीं थी, वो गार्डन के बाहर पार्किंग थी, उसमें वो बैठ गया अपनी कार में और पानी की बोतल थी, जैसे पानी की बोतल निकाली और तौलिया भी था मुंह पूंछने के लिए। तो उसने किलर ने आके उनकी गाड़ी को नॉक किया, शीशे को नॉक किया। तो वो उन्होंने जैसे अपनी गाड़ी का शीशा आदमी उतारता है ना, उनको लगा कोई पूछ रहा है, और वो पॉलिटिकल आदमी थे वो तो ऐसे भी, तो उन्होंने थोड़ा सा शीशा जो है 6-8 इंच शीशा उन्होंने उतारा था। जैसे जितने उन्होंने शीशा उतारा, उसने उसी टाइम पिस्टल निकाल के खटक खटक उनके ऊपर मार दी, और वो गाड़ी में बैठे बैठे ही जो है ना, ही गॉट किल्ड। अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, अच्छा तभी वो लड़का मोटरसाइकिल पे बैठ के, उसके एक साथी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट ही की हुई थी, उस पर भाग के निकल गया। उसमें जो है जहाँ उसने गाड़ी पार्क की थी, गुजरात में गर्मी की वजह से दुकानें भी जो है ना बड़े आराम से खुलती हैं। सुबह 11 बजे के आसपास जो है ना मार्केट्स चालू होती है, 11 से 2-3 बजे तक, दिन में फिर गर्मी में बंद हो जाती हैं, शाम को फिर खुलती हैं। जो लॉ गार्डन एरिया है वो शाम को ही एक्टिव होता है, शाम को जो है 5 बजे के बाद खूब वहाँ बहुत चहल पहल होती है। तो वहाँ एक बच्चों को जो होता है ना, जैसे गो कार्टिंग वगैरह की, आजकल तो लोग घरों में सबके पास गाड़ियाँ होगी, बच्चों के लिए गाड़ी खरीद लेते हैं। पहले वो लॉ गार्डन के सामने एक शॉप थी, उस शॉप में एक यूपी बिहार का अपना हिंदी स्पीकिंग लड़का था, पर वो कई सालों से था, मतलब ना वो ढंग से हिंदी बोल सकता है, ना वो ढंग से गुजराती बोल सकता है, वो इसी तरह का लड़का था। वो उस दुकान उसमें सोता था, तो वो जो है वो बाहर बैठा था अपने जैसे चबूतरे के ऊपर बैठा था, तो उसके सामने ये घटना हुई। पर वो इतना घबरा गया, उसको समझ में नहीं आया, और वो बिल्कुल अनपढ़ सा आदमी, हमारी तो खूब बात हुई उससे। तो वो जो है, अच्छा उन दिनों मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा चले नहीं थे, इतने कॉमन नहीं थे, तो वो अपने मोबाइल फ़ोन, उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, तो वो अपने मकान जो उसका जो मालिक था,
पहले वो उसके पास उसने जाने की कोशिश की, पहले मतलब वो सीधा जो है उसको कांटेक्ट करने में ही एक तरह से अपने मालिक को घंटा भर लग गया कि भाई ये घटना हुई है। उसने किसी को नहीं बताया, उसने बस अपने मालिक को बताया। अच्छा, हरीन पांड्या क्योंकि 7:30 बजे के आसपास की ये घटना है, तो वो नॉर्मली घर आ जाना चाहिए था 8:30 बजे। उसकी वाइफ को चिंता हुई थोड़ी देर में, तो उनको लगा कि भाई ये तो पॉलिटिकल आदमी है, शायद कुछ लोग बाग मिल गए होंगे, तो इसलिए टाइम लग गया। अल्टीमेटली उन्होंने, उसकी वाइफ ने 9, सवा 9 बजे के आसपास किसी बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी कह लीजिए, वीएचपी सपोर्टर कह लीजिए, उसको उसने ड्यूटी लगाई, भाई तुम जाके चेक करो, भाई लॉ गार्डन में जाके चेक करो भाई वो क्यों अटक गए। तो वो जब तक लॉ गार्डन पहुँचे, वो पहुँचते हैं, तब तक इसने अपने मालिक को भी फ़ोन वोन कर दिया था। मालिक ने भी आके, जब पहले तो मालिक ने उसकी बात को सीरियसली ही नहीं लिया, फिर देख के तब तक लोकल पुलिस भी आ गई थी। तो वो फिर जो है हरीन पांड्या को वहाँ ले गई, हॉस्पिटल ले गए, बट ही वॉज ऑलरेडी डेड। तो और उसके कुछ समय बाद ही जो है चीफ मिनिस्टर भी, क्योंकि सब तब तो सारे शहर में खबर फैली जानी थी, उनको भी सब, तो वो भी हॉस्पिटल गए थे। तो उन्होंने हॉस्पिटल से ही जो है ये अनाउंस कर दिया था कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई करेगी। तो आरोपी का नाम याद है आपको, कौन था, क्या था? आरोपी का नाम तो मुझे एकदम, आपने एकदम अचानक पूछ लिया, तो क्योंकि 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी घटना है। अरेस्ट कर दिया गया था अक्यूज्ड को। उसका अरेस्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। हमारी टीम जो है, हम लोग स्पेशल प्लेन से दिल्ली से गए बिना देरी किए, और हमने कम से कम 60-70 आदमी की टीम हमारी गई थी। स्पेशल प्लेन में तो हम लोग 17-18 लोग ही थे, बाकी लोग जो है ट्रेन से और एयर से जैसे भी आ सकते हैं, सब लोग पहुँचे, और हम लोगों ने फिर वहाँ काम करना शुरू किया। तो कोई लीड नहीं थी हमारे पास कि किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, कोई जानकारी नहीं थी, और सारी तरह की पॉलिटिक्स की खबरें अखबारों में छपनी शुरू हो गई थी। तो हम लोगों ने एक काम करना शुरू किया कि जो भी लोकल इंटेलिजेंस से ही लीड मिलते हैं, हमारे लिए तो नई जगह थी ना, नया वो था। तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि लोकल पुलिस पे कुछ सूचना थी पहले से ही, इस घटना से पहले, कि कुछ लड़के पाकिस्तान गए हैं अहमदाबाद के, जो मुस्लिम मोहल्लों से, मुस्लिम एरिया से कुछ यंग बॉयज़ हैव बीन टेकन टू पाकिस्तान एंड दे हैव बीन ट्रेंड, गिवन ट्रेनिंग। और वो लड़के, उनको ज़्यादातर को वाया बांग्लादेश लेके गए थे, यहाँ से बांग्लादेश गए, बांग्लादेश से पाकिस्तान गए, और वहाँ से ट्रेनिंग करके वो आए हैं। लेकिन लोकल पुलिस ने उनको उठाया नहीं था, अरेस्ट नहीं किया था, क्योंकि शायद उतना एविडेंस नहीं था उनको किस केस में इन्वॉल्वमेंट है, कैसे है। मे बी वो अननेसेसरी, पिछले दिनों दंगे हुए थे, तो अननेसेसरी वो उनकी निर्णय था कि उन्होंने, राजनीति भी तो खूब रही थी, तो उन्होंने उनको, उन लड़कों को अरेस्ट नहीं किया था। तो जैसे ही इतनी बड़ी घटना हुई, तो उन लड़कों को उन्होंने अरेस्ट किया, कुछ लड़कों को अरेस्ट किया, इंटेरोगेट करना शुरू किया। तो जब उन लड़कों की इंटेरोगेशन हमने की, सीबीआई ने की, तब हमें लगा कि ये तो काम जो है ना, इन लड़कों ने ही इन लड़कों ने, जो हमें जो सूचना मिली उनसे इंटेरोगेशन में, उन्होंने कहा जी कि एक लड़का बाहर से आया था, somebody has come from outside। उसका नाम हमने पूछा, तो उसका नाम, वो कहते हम नाम नहीं जानते, उसको हम लोग मेहमान कहते थे। द नेम गिवन टू हिम वाज मेहमान, वो मेहमान था, उसका नाम हमें जानकारी नहीं है। लेकिन वो लड़का हैदराबादी हिंदी बोलता था, नको नको टाइप, और वो जो है, पर उनको किसी ने, उनमें से किसी ने कहा कि उसका कोई नाम की जानकारी नहीं है। तो हमने
अच्छा उन दिनों मोबाइल थोड़े थे, लोगों के पास इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर, पर वहाँ के लड़कों का, मैं आपको अहमदाबाद के लड़कों का उस समय का एक बड़ा, जितने भी यंग लड़के थे उन सब को एक जैसे होता है ना भाई इच्छा है भाई किसी तरह हमारे पास मोबाइल आ जाए और एक मोटरसाइकिल। तो वो जो है आजकल मतलब हमें सोचते हैं ना जो पुरानी मोटरसाइकिलें खरीद कहाँ बिकती हैं, ये पुराना मोबाइल एक्सचेंज में मोबाइल भी मेरा मोबाइल है वो कहाँ बिकता है, वो इसी तरह के एरियाज में बिकता है। तो वहाँ वो सब लोग मोबाइल के शौकीन भी थे और मोटरसाइकिल भी चाहिए। तो वो मोबाइल वालों को जो है फिर उनके सबके मोबाइल को हमने खोलना शुरू किया इन द सेंस कि क्या है। और तो मैं आपको बताता हूँ कि एक का मोबाइल, अच्छा इन बातों को 8-10 दिन हो चुके थे, हम लोग कैंप कर रहे थे वहाँ सब। उसके मोबाइल में जैसे आज तो मेरे मोबाइल में 3000 कॉन्टैक्ट्स हैं, उस टाइम लोगों के पास मोबाइल भी थोड़े थे तो कॉन्टैक्ट थोड़े ही थे, किसी में 20 किसी में 30 फ़ोन में। तो हमने पहला टारगेट ये किया कि जितने भी इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट्स देखो कौन है क्या, क्योंकि उन लड़कों ने ये तो बता दिया कि वो ये वारदात तो मेहमान करके गया है और ये लोगों ने असिस्ट किया था। वो भी उन्होंने बता दिया कि कौन लड़के वहाँ गए थे जो राजस्थान से उसको लेके आए थे। मतलब इतना की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी थी। लेकिन वो जब तक वो असली किलर ना पकड़ा जाए जिसने गोली चलाई है, जिसने मारा है, तब तक तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो इनफैक्ट मैं और मेरा एडिशनल एसपी हम लोग इंटरोगेट करते थे एक आदमी को ना गर्मी में फ़ोन से, ये किसका नाम है। तो मेरा एडिशनल एसपी जो है, मैं साइड में ऐसे कुर्सी पे बैठा हूँ और वो बात कर रहा है मुझसे ना, अच्छा ये नंबर किसका है, ये अनीस का नंबर है। अनीस कौन है जी? मेरा कज़िन है। अच्छा हम वेरीफाई करेंगे कौन है। एक नंबर आया मामा, नाम उसने लिखा हुआ है ना, किसका नंबर है? मामा का। तो अच्छा मैं जैसे ना गर्मी में बैठा हूँ साइड में, बहुत गर्मी थी, और वो साइड में मेरा एडिशनल एसपी ने कहा, पूछा उससे कौन है मामा? तो उसने कहा जी कि शायद क्या मतलब एकदम सक पका सा गया, ये तो जी मेरा मामा है। मैंने अच्छा तब तक हमें पता लग गया था मेहमान का। मैंने एकदम जंप करके कहा मैंने ये मेहमान है। तो कहना नहीं जी मेरा मामा है। तब तक जो है हमने उससे अच्छे से पूछा तो उसने वो मान गया कि ये तो मेहमान का नंबर है। तो हम बड़े एकदम एक्टिव हुए, ये मैं अब उसका नंबर आ गया। अच्छा जब नंबर चेक किया तो वो नंबर ऑफ था। अब जब नंबर ऑफ है तो उसका आगे का लीड तो हमें मिलेगा नहीं कुछ। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आदमी को 100-200 रुपये का लालच होता है। अब वो जो प्रीपेड मोबाइल होते हैं ऐसे, तो उसमें उसने 500 रुपये का प्रीपेड करवाया हुआ था। तो वो लड़का जो ये मेहमान साहब थे, ये तब तक हैदराबाद पहुंच गए थे, और इन्होंने हैदराबाद पहुंच के वो अपने जीजा को इनफैक्ट उसने बात करने की कोशिश की। अब वो फ़ोन उसने फेंका नहीं था, तो वो फ़ोन से उसने एक कॉल की और अपने जीजा को उसने इंटीमेट कर दिया कि भाई आई हैव अराइव्ड टाइप ना। उसके जीजा एक जर्नलिस्ट थे वहाँ। तो अब हम लोगों के पास इतना लीड आ गया कि एक हैदराबाद का लड़का है, इस उम्र का है, देखने वेखने में ऐसा लगता है। हमने स्केच वगैरह भी बनवाई थी उसकी, सारी बहुत मेहनत की थी। और ये जो है हैदराबाद पहुँच, जब उसकी डिटेल में आया कि वो हैदराबाद पहुँच गया, और हैदराबाद में उसने इस आदमी से बात की है। देखिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास भी बहुत अच्छा डाटा होता है। उन्होंने फटाक से हमारे को जो डाटा को स्टडी करके ये बताया कि उसका जो इसका साला जो है जिसको कॉल हुई है, इसका साला कि ये फ़ोटोग्राफ है, ये आदमी है। तो वो फ़ोटोग्राफ हमारे पास दिखाई, तो हमने उन लड़कों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ये तो वही लड़का है। ओ तेरी। तो वो तो हमने पता लग गया, लेकिन अब हमें उसको अरेस्ट करना है क्योंकि वो अपने जीजा की टच में भी नहीं है। जीजा को तो उसने बता तो दिया है कि मैं आ गया हूँ, पर वो कहाँ रह रहा है, किसके पास रह रहा है, कहाँ से मिलेगा। तो हम लोगों ने तब मेरी टीम जो है फ्लू टू हैदराबाद, दे स्टार्टेड कैंपिंग।
तो वहाँ से फिर हम लोगों ने इंफॉर्मेशन निकाली कि जो उसके साथी हैं वो कौन कौन हैं। तो हमने उनके साथियों को, अब मैं ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं है, ए को उठाया, बी को उठाया, पर फाइनली वी कॉट हिम। और फिर हम उसको स्पेशल प्लेन से वी ब्रॉट हिम टू दिल्ली, दिल्ली टू अहमदाबाद, और मान लिया उसने सारी बात। इन शॉर्ट में उसका हैंडलर कौन था? उसका हैंडलर पाकिस्तान में था, उसका वो हमने निकाल लिया। उसकी जो कम्युनिकेशन थी वो बाकायदा साइबर कैफ़े होते हैं ना, हाँ। वो साइबर कैफ़े के थ्रू वो टच में था। अच्छा, उसको जो लोकल डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो उसको मिलता था, एक वहाँ का मौलवी था एक मस्जिद का, वो इनफैक्ट जब तक हम उस मौलवी पे हाथ डाल पाते वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान भाग गया? क्योंकि देखिए, जब तक हमें पता लगता ना जी कि इसको किसने गाइड किया, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन थी वो, बहुत लोगों को हमने अरेस्ट किया, उसमें 15 लोगों को तो प्रोसिक्यूट किया, सबको सज़ा भी हुई। तो वो जो है मौलवी तब तक भाग गया। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फिर उसकी फैमिली का भी हम लोगों ने मॉनिटर किया, पर अब हमारी तो डेमोक्रेसी है ना जी, हम कोई फैमिली को बेचारे कैसे उठा सकते हैं, ऐसे हम अरेस्ट नहीं कर सकते। फैमिली भी उसकी पाकिस्तान चली गई, सब भाग गए पाकिस्तान। और उसको बहुत ट्रैक करने की कोशिश भी की, शायद एड्रेस वेड्रेस उसका होगा भी कि पाकिस्तान में कहाँ है वो, लेकिन वो पाकिस्तान से तो कोई लाभ नहीं है, वहाँ है वो, पाकिस्तान में है वो। लेकिन ये जो लड़का है, इस लड़के को उस केस में बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। जैसे अब हमने उसको पकड़ लिया, ये लड़का बहुत शातिर था, बहुत शातिर था। इसको जो वेपन दिया गया था और इसको इंस्ट्रक्शन थी कि ये वेपन आप जो है अपने पास नहीं रखेंगे, यू विल थ्रो दिस वेपन इन साबरमती रिवर। पर ये तो क्रिमिनल लड़का था। हमने पूछा, बोला सर इतना बढ़िया वेपन ये नदी में डालने का होता है क्या? ये वेपन तो मैं इंस्ट्रक्शंस के बावजूद वो वेपन उसने नदी में नहीं डाला। और ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ इन द सेंस कि वो वेपन हमने रिकवर किया। उसकी वेपन की रिकवरी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसने कहा कि जी वो मेरा वेपन वहाँ रखा है, उस घर में जो फ्लैट मैंने लिया था उस फ्लैट में है। तो आपने वेपन रिकवर कर लिया। मेरा रिकवरी का आप इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं, असली इंटरेस्टिंग तो स्टोरी जो मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग, मेरी टीम जो वेपन की रिकवरी के लिए उसके फ्लैट में गई, जो फ्लैट उसने किराए पे लिया होता वो तो अबंडन करके भाग गया था ना। इनफैक्ट जो उसका मकान मालिक था वो तो मकान मालिक तो कहते जी हमें तो पता नहीं, समझ में नहीं आया, अभी वो लड़का 15 दिन रहा उसके बाद गायब है, पर क्यों पर उसके कुछ सामान पड़ा है तो हम लोगों ने पड़ा है, चलो आ जाएगा मान के। जब वो वेपन की रिकवरी के लिए उसने कहा जी वो वेपन वहाँ रखा है, तो हम उसको, मेरी टीम उसको लेके गई, वहाँ जाते हुए मुकर गया। बोला जी वो तो मैंने तो ऐसे ही आप लोगों को मिसलीड करने के लिए कहा था, वो वेपन तो यहाँ है नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वेपन की रिकवरी कैन लीड यू टू कन्विक्शन। तो फिर भी अच्छा, हमारी टीम को ये लगा जब पहले इसने कहा है ना तो कहीं ना कहीं है तो कुछ ना कुछ कमरे में, तो उसके पास सामान था नहीं वैसे ज़्यादा, और कमरे एक आध चादर थी, एक तकिया वकिया था, और वो खाना बनाने के लिए इंटरेस्टिंग क्या था कि 2 स्टोव रखे थे। तो हमारे आदमी के कान खड़े हुए, भाई 2 स्टोव की इसको क्या जरूरत थी भाई, वाई देयर आर 2 स्टोव्स। और एक स्टोव तो जो था बिल्कुल साफ सुथरा सा था, और एक स्टोव पे खाना बना हुआ था। तो जैसे आदमी सर्च करते हैं, ये देखा उधर देखा, तो वो कहा जी वेपन तो है ही नहीं यहाँ। वो तो कहते जी वेपन मैंने साबरमती में डाल दिया था। तो हमने जब उसने टीम ने हमारी ने देखा ना, एक स्टोव को ही लाया है, जैसे आदमी इस कप को ही ला के देख लो, उसने दूसरे स्टोव को ही लाया तो खट 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 की आवाज़ आई। तो उसने स्टोव के अंदर दूसरा स्टोव उसने सिर्फ उस वेपन को रखने के लिए यूज़ कर रहा था। उसके अंदर खोल के वेपन को स्लाइड करा के बंद कर। अच्छा, अब मेरे 2 सवाल हैं
क्या ये मौलवी का नाम फरतुल्ला गोरी तो नहीं था? नहीं, कुछ और नाम था। अच्छा, दूसरा, क्या इसमें अंडरवर्ल्ड की भूमिका थी? अंडरवर्ल्ड की भूमिका तो थी ना जी। अंडरवर्ल्ड इन द सेंस, छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम? नहीं, वो कहना थोड़ा सा कठिन है, मेरे ख्याल में नहीं थी। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम की डायरेक्ट नहीं थी, पर वो जो लड़कों को पहले जो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, वो लड़के इनकी हेल्प से ही सिलेक्ट किए गए थे। अंडरवर्ल्ड की ये कंपनी शकील। एक एक्चुअली जो राजस्थान में एक राजस्थान का रहने वाला था, वो अहमदाबाद में भी बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसकी हेल्प इन लोगों ने ली थी। और एक बार वो शायद इन लड़कों को जो बांग्लादेश के थ्रू पाकिस्तान गए हैं, उनकी भी उसने मीटिंग ली थी। अब उतने एग्जैक्ट डिटेल मुझे ध्यान नहीं है, पर अंडरवर्ल्ड की थ्रू ही ये लड़के टारगेट हुए, सिलेक्ट हुए थे। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि सेशन कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया। अब मैं उस रीजन में नहीं जाना चाहता कि हाई कोर्ट ने उसकी एक्विटल कर दी थी, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट की कन्विक्शन को, सेशन कोर्ट की कन्विक्शन को दोबारा बहाल किया, जो नॉर्मली होता नहीं है, बहुत थोड़े केसेस में होता है। लेकिन क्योंकि एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस एविडेंस के बेस पे सुप्रीम कोर्ट किसी को छोड़ नहीं सकती थी। देखिए किसी भी मर्डर केस में या क्राइम में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वेदर देयर इज एन आई विटनेस। यस, वी हैड दैट आई विटनेस। उस आई विटनेस ने, चाहे वो कितना बुद्धू था, या मैं यूँ समझता हूँ कि ना हिंदी ठीक से बोल पाता था ना गुजराती, लेकिन उसने अच्छे से ठोक के एविडेंस दिया, उस आदमी को पहचाना, एक एक चीज़ उसमें मैच हुई। दूसरी चीज़ जो है हुई कि वो वेपन हमने रिकवर किया, जो वेपन यूज़ हुआ मर्डर में और जो गोली हरेन पांड्या को लगी वो मैच हुई। मतलब और तीसरा जो है, क्योंकि किलर हमने अरेस्ट किया था, तो किलर की जो प्रेजेंस है वो हमने वहाँ प्रूव की। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि सवाल ये उठे, भाई हाउ डू यू प्रूव दैट दैट किलर वाज देयर एट दैट स्पॉट? आई विटनेस तो है ही, उसके बावजूद भी हमने जो है साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस उसका दिया कि जो फ़ोन किलर यूज़ कर रहा था, उस फ़ोन पर एक कॉल आती है उसके मकान मालिक की, और वो उस टाइम पे उसकी लोकेशन जहाँ मर्डर हुआ है लॉ गार्डन की आ रही है। अदरवाइज वाई ए पर्सन फ्रॉम हैदराबाद विल बी देयर इन द लॉ गार्डन एट द टाइम? सुबह 7:30 बजे हैदराबाद के लड़के का लॉ गार्डन में प्रेजेंस का तो कोई मतलब नहीं है ना कि वो हैदराबाद से अहमदाबाद वॉक करने के लिए आया, मॉर्निंग वॉक। मतलब इस तरह का एविडेंस, और बाकी सपोर्टिंग एविडेंस, कौन सी मोटरसाइकिल यूज हुई, कौन लड़के थे, कैसे थे, वो जो है ऑफ कोर्स हम लोगों को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, इन द सेंस कि विटनेसेस पे बहुत प्रेशर था, क्योंकि विटनेसेस उसी मोहल्लों के लड़के थे। मतलब एक विटनेस ने तो मुझे बताया कि जब वो हॉस्टाइल हो गया, एक उसके हॉस्टिलिटी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हॉस्टाइल हो गया, उसने कहा कि सर मैं आपको क्या बोलूँ, जो हॉस्टाइल हो गया ना, तो बाद में हमने पूछा उससे, भाई तूने तो हॉस्टाइल क्यों हो गया? तो उसने कहा कि जी जो ये एक्यूज़ की माँ है, एक्यूज़ मेरा साथी है, पुराना दोस्त है, इसकी माँ, उसको एक्यूज़ का एक बच्चा जो हुआ, डॉटर हुई थी उसकी, वो उसके जेल में जाने के बाद हुई। तो उसकी माँ मेरे घर आई उस बच्चे को लेके और कहती कि अगर तू आज कोर्ट में मेरे बेटे के खिलाफ गवाही देने जाएगा तो ये बच्ची के पैर रखे जा तू इसके ऊपर से। उसने कहा बेचारे ने, कहता है सर जिस औरत को मैं अपनी मौसी या चाची कह रहा हूँ बचपन से, वो और मेरे अपने दोस्त की बच्ची को लाके वो दहलीज पे उसने रख दिया, लिटा दिया, कहते उस बच्ची को कि तू इसके ऊपर पैर रख के जाना तो जाओ।
कहता सर मैं कैसे जो है इस बात पे मैं कोर्ट में उसके खिलाफ बोल जाऊं। खैर चलिए सर, आपने बहुत डिटेल में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और दो ऐसे केसेस जिसकी इस भारत देश में बहुत अहमियत है, एक पुलवामा और एक हरेन पांड्या, क्योंकि हरेन पांड्या की हत्या के बाद जो तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी थे उन पर तरह तरह के आरोप लगे, राजनीतिक हित साधा गया। उस केस की जांच आपने की थी, आज हमारे पॉडकास्ट में विस्तृत तरीके से बताया आपने। दूसरा गोधरा बताया, और सबसे बड़ी चीज़ पुलवामा, उसको केस को आपने सुलझाया सिलसिलेवार तरीके से, और जो 300 किलो RDX का सच है वो आज आपने हमारे इस पॉडकास्ट में बताया। आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।